मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, मेरे चैनल YRFX क्लासेज मऊ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कृपया एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ना? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले हम लोग कई टेंस पढ़ चुके हैं। उसके बाद नंबर है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस के पढ़ने के पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस हम लोग पढ़े हैं क्या? फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़े हैं ना? फ्यूचर कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या थे? विल बी या शैल बी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसकी जो सहायक क्रिया थे शैल बी या विल बी, एक इसकी सहायक क्रिया है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया है ना, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया है। एक है शैल बी, दूसरा है विल बी। इसके बाद हम क्रिया में ING लगाते थे। क्या लगाते थे? ING। आपको दो काम करना है। क्या? ये जो सहायक क्रिया है ना, इस सहायक क्रिया में से बी को काट करके हटा दीजिए। क्या बचा? शैल और विल। तो यहां देखिए क्या लिखा है, शैल और विल लिखा है ना। ये जो वर्ब है, वर्ब में से ING को हटा दीजिए। क्या बचा? वर्ब। तो वर्ब देखिए यहां लिखा है कि नहीं? लिखा है ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब भी ING लगाते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही ING लगाते हैं। तो जब ING हटाएंगे तो कौन बचेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब जो बच रहा है शैल और विल, यही हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया हो गई। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़े हैं तो 2 सेकंड में समझ जाएंगे। अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो वो लोग नए सिरे से इसको अच्छी तरह से समझ लें। हाँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान क्या थी? रहा होगा, यही ना, रहे होंगे। तो इसमें जो रहा हो आ रहा था, ये हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, खाली गा गे गी पकड़ लीजिए। ठीक ना, हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। तो देखिए एक बार इसको, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या है? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान यानी कि आइडेंटिटी क्या है? क्रिया के अंत में यानी कि वर्ब के अंत में गा गे गी आता है। क्या आता है? गा गे गी आदि शब्द आते हैं। ये पहचान हो गई। इसका कोई फार्मूला नहीं है, आपको रटना पड़ेगा। जैसे 2 दूना के 4, 2 2 जा 4 रटते हैं, वैसे ही आपको रटना पड़ेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? गा गे गी, गा गे गी। ठीक है, ये रटना पड़ेगा। इसके बाद बारी आती है हेल्पिंग वर्ब की। तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, यहां देख रहे हैं कि 2 सहायक क्रिया लिखी गई, स्क्रीन पे दिख रहा है ना। आपका पहली सहायक क्रिया है शैल और दूसरी सहायक क्रिया है विल। दिख रहा है? शैल का प्रयोग किसके साथ होता है? तो शैल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ IB के साथ। किसके साथ? IB के साथ। इन दोनों के अलावा तीसरा कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ हम शैल का प्रयोग करें। ठीक, तो IB के साथ क्या लगेगा? शैल। अब विल का प्रयोग किसके साथ होगा? तो इन दोनों को छोड़ करके, देखिए निचली लाइन में क्या लिखा है? IB को छोड़कर, यानी कि इन्हीं दोनों को छोड़ करके, IB को छोड़ करके सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा। किसके साथ? सभी सब्जेक्ट के साथ होगा। किसको छोड़ करके? I और B को छोड़ करके। क्यों IB को छोड़ दिए? इसलिए कि IB के साथ तो शैल लगता है।
यही ना। तो आई वी के साथ सै लगता है, तो इन दोनों को छोड़ करके सभी के साथ विल का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब भी मालूम हो गई। अब इसको कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ आपको सूत्र रूप में दिख रहा होगा, दो सेंटेंस दिख रहा है। यह आपका जो दिया है क्या लिखा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब शैल या विल का प्रयोग है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, इसके बाद अदर है, इसके बाद कुछ होता ही नहीं। ठीक, तो ये जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है, फार्मूला दिया हुआ है, ये कौन सा है, अफर्मेटिव का सूत्र दिया है, क्योंकि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव भी होता है। तो यहाँ हम दो का फार्मूला बता रहे हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव का फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया विल या शैल, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया तो निगेटिव याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे जो सहायक क्रिया है शैल या विल, उसी के तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए। नॉट लगा दिए, नॉट लगाने के बाद ये जो शेष बच रहा है उसको आगे बैठा दीजिए। देखिए बैठा है कि नहीं, बैठा है ना। यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम नॉट लगा देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में नॉट लगा है कि नहीं, नॉट लगा है ना। यही काम हर टेंस में होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट हम लगा देंगे, नॉट की जगह और कोई नहीं होती है। ठीक है, तो यह आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों का फार्मूला दिया हुआ है, सूत्र दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने दो एग्जाम्पल है। ये आपका पहला एग्जाम्पल दिया है, मैं सुबह में एक सेव खाऊंगा, मैं सुबह में एक सेव खाऊंगा। ठीक, तो ट्रांसलेशन करने से पहले आपको सब्जेक्ट का पता लगाना होगा, वर्ब का पता लगाना होगा, ऑब्जेक्ट का पता लगाना होगा ना। बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं सुबह में एक सेव खाऊंगा, कौन, मैं, तो यह क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया ना। अब बताइए कि मैं कौन सा काम करूंगा, मेरा काम क्या है, खाने का, खाऊंगा, यह आपका वर्ब हो गया, वर्ब हो गया ना। क्या खाऊंगा, एक सेव, तो यह आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इन तीनों के बाद जो बच गया उसको हम क्या नाम देते हैं, अदर नाम देते हैं, हो गया ना। अब यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट इंडेफिनिट है कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, पहचान करना पड़ेगा ना। तो पहचान करने के लिए किसको पकड़ते हैं, वर्ब को, किसको, वर्ब को। इसमें वर्ब को पकड़िए, वर्ब के अंत में क्या आ रहा है, गाय आ रहा है ना। तो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ मालूम है, सीधे ट्रांसलेशन पे आते हैं। तो ये डिसाइड कर लीजिए कि यह अफर्मेटिव है कि नेगेटिव। अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का फार्मूला उठाइए। अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या लिखा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मैं का आई, हो गया ना। अब आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, तो शैल को लगा लीजिए, आई शैल, हो गया। अब शैल तो हमने लगा लिया यहाँ से, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो वर्ब कौन है, खाना, खाना किसके मीन्स होता है, ईट, तो आई शैल ईट। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कौन है, एक सेव, तो इसका क्या होगा, एन एप्पल। ठीक, इसके बाद अदर, अदर में क्या है, सुबह में, तो सुबह में का क्या होता है, इन द मॉर्निंग। ठीक, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस क्या बन गया, आई शैल ईट एन एप्पल इन द मॉर्निंग। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे,
राधा कमरे में भोजन पकाएगी। राधा कमरे में भोजन पकाएगी। कौन पकाएगी? राधा पकाएगी। तो राधा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। राधा कौन सा काम करेगी? पकाने का काम करेगी। तो पकाना क्या हो गया? अरे पकाना सब्जेक्ट है कि वर्ब है? वर्ब है ना। क्या पकाएगी? ऑब्जेक्ट हो गया। अब इन तीनों के बाद जो बच गया अदर हो गया। ठीक ना। तो इसमें बताइए कि एक कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट है, क्योंकि क्रिया के अंत में क्या आ रहा है? गा के गियर आ रहा है ना। चलिए, यह अफर्मेटिव है कि निगेटिव है? अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव का फार्मूला यहाँ अभी हम लगाए थे। ये दूसरा एग्जाम्पल है। ऐसे ही इसको लिखिए। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? राधा है। तो राधा, इसके बाद क्या लगाएंगे? राधा के साथ विल की शैल, विल का प्रयोग होगा, क्योंकि आई वी को छोड़ करके सभी के साथ होता है। ठीक। तो राधा विल, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो पकाना किसके माने होता है? कुक। राधा विल कुक हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या है? फूड। इसके बाद अदर। अदर में क्या है? कमरे में। तो कमरे में का क्या होता है? इन द रूम। तो क्या बन गया? राधा विल कुक फूड इन द रूम। ट्रांसलेशन बन गया। अब इसी ट्रांसलेशन में हम निगेटिव भी सीख लेते हैं। ठीक ना। तो मान लेते हैं कि अगर यह हमारा सेंटेंस निगेटिव है, इसमें लिख नहीं रहे हैं, मैं सुबह में एक सेव, यहीं पे चलो कर देते हैं, नाट लगा दिए, नहीं कर दिए, मैं सुबह में एक सेव नहीं खाऊंगा, नेगेटिव हो गया। तो अब इसमें नाट कहाँ लगाएंगे? तीसरे नंबर पर। ये मुख्य सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, मेन वर्ब दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच में नाट कहाँ लगेगा? नाट यहाँ लग गया ना। तो क्या हुआ? आई शैल नॉट ईट एन एप्पल इन द मॉर्निंग हो गया। इसमें अगर नाट लगाना होगा, राधा कमरे में भोजन नहीं पकाएगी। अगर इसमें नहीं आ गया तब बताओ वन्नू, नाट कहाँ लगाएंगे? हाँ, विल के पास। कहाँ? इधर की इधर? हाँ, इस साइड। ठीक ना। विल के पास कहेंगे तो विल के पास में ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो किस तरह? सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों के बीच में। ठीक है। तो दोनों के बीच में यहाँ नाट लगा दीजिए। नाट लगा दिए ना। आपका सेंटेंस क्या हो गया? राधा विल नॉट कुक फूड इन द रूम। क्लियर? तो अफर्मेटिव और नेगेटिव आप लोगों को दोनों सेंटेंस समझ में आया कि नहीं? आया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया सर। आगे से नोट कर लीजिए। नोट कर रहे हैं।